नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। जो इसमें मैं महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूँ, जो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का राष्ट्रपति का टॉपिक। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के टॉपिक में अपन बात करते हैं सबसे पहले संविधान की। तो संविधान की बात करें तो देखिए दोस्तों, आपको सभी को जैसे पता है कि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए सबसे पहले जो संविधान है उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जो कि जो भी संविधान हो वो लिखित या अलिखित नियमों पर आधारित होता है या फिर जिसमें कानूनों का एक समूह होता है। तो दोस्तों, आज हम जो संविधान है उसमें सबसे पहले जो संविधान के द्वारा ही जो शासन के 3 अंग हैं वो कौन कौन से अंग हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो शासन के यहाँ पर 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका की स्थापना यहाँ पर की जाती है। एवं जो जनता है, जनता तथा सरकार के मध्य जो संबंधों का इसमें निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम कार्यपालिका की चर्चा करेंगे। कार्यपालिका में अपन बात करें तो संघीय कार्यपालिका जो है, जो संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद यानी जो आर्टिकल है वो 52 से 78 तक जो आर्टिकल है इसमें संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 और आर्टिकल 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, जो कार्यपालिका है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाते गए कानूनों को लागू करना तथा शासन का संचालन करना। यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको लागू करना और जो शासन का क्या करना है, संचालन करना होता है। यह कार्यपालिका का मुख्य क्या होता है, उद्देश्य या मुख्य कार्य है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी शामिल होते हैं। यानी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जो संघीय कार्यपालिका है, एक संघ होता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी इनमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है भारत में ब्रिटेन के समान जो संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन के समान जो समान संसदीय शासन प्रणाली है
उसका इसमें अनुकरण किया गया है। यानी जो राष्ट्रपति का जो पद है, इस राष्ट्रपति के पद में भारत में ब्रिटेन के समान जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली का अनुकरण किया गया है। यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से लिया गया है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जो समस्त शासन जो सत्ता होती है समस्त, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रपति के अंतर्गत जो समस्त शासन सत्ता होती है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नाम मात्र, दूसरा है वास्तविक। नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देखिए दोस्तों, हमने अभी देखा कि नाम मात्र और वास्तविक शासन सत्ता की 2 शक्तियाँ होती है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो जो नाम मात्र है, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन इनकी शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। यानी नाम मात्र का प्रमुख तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसकी शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग है वो कौन करता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। शासन की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यानी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं इसी में ही कि आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 52 के अंतर्गत भारत में भाई एक राष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान किया गया है, जो कि राष्ट्र का प्रधान एवं देश का सर्वोच्च पद होगा। संविधान के अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का पद इसमें समाहित है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इस पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में किया गया है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी भारतीय संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और जो स्वयं राष्ट्रपति है वह अपने जो अधीनस्थ होते हैं उनके माध्यम से करेगा। कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और इसका जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये इसमें आर्टिकल 53 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। तो ये आर्टिकल आपको ज़रूर याद होने चाहिए और आर्टिकल के अंदर जो बात कही गई है वो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से संपन्न किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, इसके माध्यम से इसके चुनावों को संपन्न किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं ये देखना है अपने को। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे दिल्ली, पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनमें क्या होंगे, शामिल होंगे। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए, नोट लगाकर मैंने ये बात लिखी है कि मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इस बात को आपको ज़रूर याद रखना है कि निर्वाचित सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं इसी में ही कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को शामिल किया गया। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इस निर्वाचन मंडल में जो दिल्ली और जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को इसमें शामिल किया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 55 निर्वाचन प्रक्रिया। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया को बताया गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? तो इसमें पूछ सकते हैं कि साधारण है, एकल संक्रमणीय है। तो यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। प्रत्येक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आप एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ही आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल की बात कही गई है वो आर्टिकल 56 में कही गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होगा
और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि त्याग पत्र यानी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देते हैं? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। किन्हें देंगे त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र किन्हें देते हैं? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आर्टिकल 57 में क्या बात कही गई है? पुनर्निर्वाचन यानी भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो। ये राष्ट्रपति पद की योग्यता है। तो ये सामान्य है, ये तो सभी को याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 59। 59 में शर्त यह है कि कोई भी संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। कोई भी संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकता है तथा यदि वह बनता है तो पद ग्रहण की तारीख से वहाँ से त्याग पत्र देना होगा। शर्त क्या है? आर्टिकल 59 में शर्त है कि कोई भी संसद तथा विधानमंडल का जो सदस्य है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अगर वह राष्ट्रपति बनता है तो पद ग्रहण की तारीख से ही वहाँ से क्या देना होगा? त्याग पत्र देना होगा। नेक्स्ट इसमें आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 60। इसमें राष्ट्रपति की शपथ की बात कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ दिलवाई जाती है। देखिए दोस्तों, शपथ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। ये तो बात हो गई शपथ की। अब एक महत्वपूर्ण जो बात है, याद रखने की बात है, इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति है वो किस बात की शपथ लेते हैं, किसकी शपथ लेते हैं? तो संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ राष्ट्रपति लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं किस पद की शपथ लेते हैं? तो संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। किनको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल 61। इसमें पद से हटाना। आर्टिकल 61 है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 61 पद से हटाना यानी राष्ट्रपति को पद से किस प्रक्रिया के माध्यम से या किस प्रकार से हटाया जा सकता है।
तो देखिए दोस्तों, संसद द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना, सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जो राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी वो कितने दिन पहले दी जाएगी कि उनको पद से हटाया जा रहा है। तो संसद द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को प्रदान कर महाभियोग की प्रक्रिया से, यानी संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद द्वारा 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को प्रदान कर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से जो राष्ट्रपति है उनको पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले यह सूचना दी जाती है कि आपको पद से हटाया जा रहा है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग लाना है तो वह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। अर्थात संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पारित किया जा सकता है। आगे देखिए, तथा प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कुल 1/4 सदस्य तथा, अब देखिए ये याद रखना है कि महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कितने सदस्य होने चाहिए, कुल सदस्यों का 1/4 भाग होना चाहिए तथा पारित करने के लिए सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य होने चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए, और जो प्रस्ताव है उसको पारित करने के लिए कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही, यदि एक सदन से महाभियोग का प्रस्ताव हो जाता है तो दूसरे सदन के द्वारा उसकी जांच की जाती है। अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध जब महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है, वो महाभियोग का प्रस्ताव अगर एक सदन में प्रस्ताव हो जाता है तो दूसरे सदन के द्वारा उस महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है। जहां पर राष्ट्रपति स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, यानी वहां पर राष्ट्रपति स्वयं व्यक्तिगत से रूप से उपस्थित रहेंगे तथा अथवा अपने किसी मध्यस्थ के माध्यम से अपना बचाव कर सकते हैं। यानी जो दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित होगा उस प्रस्ताव को जो दूसरा सदन है वो क्या करेगा, उसकी जांच करेगा, और जहां पर राष्ट्रपति स्वयं व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित होंगे और किसी मध्यस्थ के माध्यम से राष्ट्रपति अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही, कि राष्ट्रपति के द्वारा अपना पक्ष रखने के बावजूद यदि दूसरे सदन के द्वारा कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो
उसे उस तारीख से राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति का पद समाप्त हो जाता है। दोस्तों इसको समझिए कि राष्ट्रपति के द्वारा अपना पक्ष रखने के बावजूद, अगर राष्ट्रपति अपना पक्ष रखते हैं तो दूसरे सदन के द्वारा, जो दूसरा जो सदन है जो उसकी जांच कर रहा है, उस सदन के द्वारा यदि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उसी तारीख से राष्ट्रपति का जो पद पर आसीन व्यक्ति है वो उनका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये अच्छी जानकारी है कि जो कुल सदस्य रहेंगे 2/3 सदस्यों का अगर बहुमत हो जाता है तो महाभियोग के प्रस्ताव से पारित उस तारीख से राष्ट्रपति का जो पद है उस पर जो आसीन व्यक्ति है उसका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी अभी तक कोई भी भारतीय राष्ट्रपति नहीं है जिनके विरुद्ध महाभियोग का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें अपन ने बात की थी कि वहाँ पर निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग की प्रक्रिया है तो उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं एवं महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्थात इसे न्यायपालिका में चुनौती प्रदान नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के बारे में मैंने अच्छी आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसी में ही आर्टिकल 62 में दे रखा है पद की रिक्तता। आर्टिकल 62 है पद की रिक्तता, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव 5 वर्ष के भीतर, राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो 5 वर्ष के भीतर संपन्न कराए जाएंगे तथा यदि किसी कारणवश अगर 5 वर्ष में चुनाव नहीं हो पाते हैं तो राष्ट्रपति का जो पद है वो या तो त्यागपत्र या मृत्यु या महाभियोग से रिक्त है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। ये पद की जो रिक्तता है इसमें ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव 5 वर्ष के भीतर संपन्न करा दिए जाएंगे, ये प्रावधान है इसमें। और किसी कारणवश अगर 5 वर्ष में चुनाव नहीं हो पाया या फिर राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो गया, या तो त्यागपत्र देने से या मृत्यु हो जाने से या फिर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से अगर पद रिक्त हो गया है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाना आवश्यक होता है। तो देखिए दोस्तों, इजीली हमने जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो हमने की है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।